बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो सलमान अकरम राजा ने फ़िरौन चौधरी माफ़ कीजिएगा ओन चौधरी के ख़िलाफ़ जो एक रिट दायर की थी कि इनकी जीत का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए, उस पर फैसला आ गया है लाहौर हाई कोर्ट का। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के बजाय इलेक्शन कमीशन का फैसला खुद से आ गया है और इस फैसले की नज़ीर मिलते अगले फैसले क्या होने वाले हैं, कुछ उस पर बात करेंगे। और जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है कि जो पीडीएम पार्ट 2 या पार्ट 3 कहना चाहिए, जो बनने जा रही है हुकूमत, उस पर बात करेंगे कि आइंदा आने वाले चंद एक माह में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और वीडियोज़ में अगर आप मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो वीडियोज़ लाइक भी कीजिए, उन्हें शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए मेरे वीडियोज़ का। और आपके कमेंट्स मेरे लिए हमेशा मशले राह होते हैं, तो अपने कमेंट्स से भी मुझे ज़रूर नवाजिए। मौजू की तरफ चलते हैं नाजरीन। लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने जो अपने कौमी असम्बली के हल्के की में शिकस्त पर जो एक रिट पिटीशन फाइल की थी कि ओन चौधरी को धांधली करके जितवाया गया है और लिहाजा ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए या उनकी जीत को कालअदम करार दिया जाए, उस पर बजाय इसके कि लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला देती, तो आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन अनाउंस किया है कि ओन चौधरी का जो उजलत में उन्होंने कहा हमने नोटिफिकेशन कामयाबी का जारी कर दिया था, वो हम कैंसिल कर रहे हैं, यानी वो नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। और अब ओन चौधरी गैर मुसद्दका गैर हतमी तरीके पर जीते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन किसी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करता है तो तभी उसे हतमी और मुसद्दका जीत करार दिया जा सकता है। ये जीत दे दी गई थी ओन चौधरी को, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना नोटिफिकेशन वापस लिया है, तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने ये दरखास्त निपटा दी है, ये कहते हुए सलमान अकरम राजा साहब के वकील को कि अब आप इलेक्शन कमीशन में जाएं। अब वो दुरुस्त फोरम है, क्योंकि उन्होंने अपना नोटिफिकेशन ओन चौधरी की कामयाबी का वापस ले लिया है। लिहाजा अब आप उस फोरम पर अपना केस कंटेस्ट करें और सबूत वगैरह जो भी रखें, फॉर्म 45 47 डिस्क्रिपेंसीज और ये सारी चीजें, तो अब आप वहां पर करें। नाज़रीन, ये फैसला अब एक नज़ीर बनने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बजाते खुद उन्हें नजर आ गया था कि लाहौर हाई कोर्ट से इनकी जीत कालअदम भी करार हो सकती है, यानी ओन चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट शायद हारा हुआ भी करार दे सकता है। लिहाजा उन्होंने बॉल वापस अपने कोर्ट में इसलिए लिए कि अपने हाथ में ये डिसीजन रखा जाए। और फिर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन मनमानियां कर रहा है, तो वो कोई ना कोई चक्कर चला के, जैसे फॉर्म 45 शुनीद है कि नए सिरे से बनाए जा रहे हैं ताकि वो फॉर्म 47 के साथ मुताबिकत पैदा हो जाए उनमें। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, बड़ी बड़ी बेजाब्तगियां हैं, तो उन्हें दूर किया जा रहा है। लिहाजा उसके लिए कुछ टाइम भी बाय किया गया है और ये डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में भी रखी गई है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन इसको सामने रखते हुए मुझे कम से कम ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो इस वक्त हाल होगा, कोई इस वक्त 100 के लगभग दरखास्तें अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में दायर हो चुकी हैं इस शदीद तरीन बदतरीन धांधली के खिलाफ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की, उनमें भी आपको यही फैसला कुछ इसी तरह का देखने का मिलेगा। और जो तीनों सीटें नून लीग को दी गई हैं, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी उजलत में जारी किया गया है, वो भी शायद वापस अब हो जाए। मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक मरतबा कहा था कि ये फैसला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कामयाबी का, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह यह है कि जब किसी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देता है, तो उसके बाद अगर आप उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे तो उसका फोरम इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, अदालत नहीं है। अगर आप अदालत में जाएंगे तो अदालत भी यही कहेगी कि आपके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल मौजूद है, उसमें जाएं और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आप ये अपील दायर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन कामयाबी का जारी हो चुका है, अब हम इसे नहीं देखेंगे। वहां पर बात ना बने तो फिर हमारे पास आए। लिहाजा ये नोटिफिकेशंस उजलत में इसलिए जारी किए जा रहे थे और अभी भी जारी किए जा रहे हैं, ताकि ये मामला इलेक्शन कमीशन के अपने हाथ में ही रहे, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल उन्होंने नहीं बनाना होता, वो उनके अंडर होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये सलमान अकरम राजा वाली जो सीट के ऊपर उन्होंने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया है, तो कम से कम इस्लामाबाद में जो 3 हल्के हैं, मुझे वो भी नज़र आ रहे हैं कि शायद वो नोटिफिकेशन भी अब वापस हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और इसके अलावा सिंध से लेकर खैबर तक, मजीद कराची से खैबर तक जितने भी हल्कों में जो अपीलें दायर हुई हैं, वो अब अपने ड्यू प्रोसेस में पड़ गई हैं। अब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या नताइज सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल ये अब मामला थोड़ा तूल खींचेगा, इसमें टाइम लगेगा, तो ज़रा थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, सब्र का हौसला का मुजाहरा करें। ये मामलात एक ही तरफ जाएंगे और वो पीटीआई की फेवर में ही जाएंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। धांधली कर भी लेंगे तो कितनी सीटों पर कर लेंगे, क्योंकि इतनी मुनज़्ज़म धांधली और इतने बड़े लेवल पर धांधली की है
کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کافی کچھ واپس کرنا پڑ جائے گا۔ مسلم لیگ کی اس وقت جو 73 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں وہ لازمی گھٹیں گی، پیپلز پارٹی کی MQM کی گھٹیں گی، کتنی گھٹتی ہیں اب یہ دیکھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مینڈیٹ تقسیم کر کے بانٹا گیا ہے، کسی ایک پارٹی کو بہت زیادہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ بھی مقتدرہ حلقے چاہتے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ ہو، لٹکی ہوئی پارلیمنٹ ہو، کسی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو، اتحادوں کی حکومت بنے جیسے 2018 میں بنی تھی، تاکہ اس اتحاد والی حکومت کو ہم چھوٹے اتحادیوں کے ذریعے سے بلیک میل کر سکیں۔ سارا مقصد یہی ہے۔ MQM کو غضب خدا کا 17 سیٹیں جو شاید 1 یا 2 سیٹوں سے زیادہ نہ لے سکتے ہوں، انہیں 17 سیٹیں دے دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بلیک میلنگ پاور پھر ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ جب کسی ایک پارٹی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوتی تو وہ پھر مرہون منت ہوتے ہیں اپنے چھوٹے اتحادیوں کی بات ماننے میں، ان کی بات سننے میں، اور ان کی پھر بلیک میلنگ میں آنے میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی کام عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی کام شہباز شریف کو یا جو بھی وزیر اعظم بنے گا اسے قابو میں رکھنے کے لیے یہ مینڈیٹ تقسیم کیا گیا ہے، یہ وجہ ہے۔ اب اس آگے کی صورتحال کیا بنتی نظر آتی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اسے کوئی کولیشن گورنمنٹ یعنی مخلوط حکومت، یعنی جس میں ایک سے زیادہ پارٹیاں شامل ہوں، وہ نہیں نکال سکتی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے میرا خیال ہے $50 ارب تقریباً جون تک واپس کرنے ہیں IMF کو اور دوسرے ملکوں کو جنہوں نے آپ کو قرضے دیے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جن لوگوں کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، وزیر اعظم چیری بلاسم صاحب جنہوں نے اپنے پچھلے دور حکومت میں 16 ماہ کے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہ اتنے ارب ڈالر کیسے واپس کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو پہلا سوالیہ نشان آنے والی حکومت پر لگے گا۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ PDM پارٹ 3 بننے جا رہا ہے۔ پارٹ 1 وہ تھا جس نے 16 ماہ حکومت کی، PDM پارٹ 2 ابھی چل رہا ہے، یہ نگران وگران کوئی نہیں ہے، یہ PDM کا ہی ایک تسلسل ہے، یہ پارٹ 2 ہے، اور اب پارٹ 3 بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے کمال ہوشیاری سے یہ کہا ہے کہ ہمیں آئینی عہدے تو آپ دے دیں لیکن ہم کوئی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، اور یہی میرا مین پوائنٹ ہے کہ یہ اگر جوڑ توڑ کی سازش کے ساتھ اور اس قسم کی سیٹیں چھیننے اور ڈاکہ مارنے کے بعد اگر عوامی مینڈیٹ کے بغیر حکومت بنا دی گئی، وہ نمائندے حکومت میں شامل ہوئے، ان لوگوں نے حکومت بنائی جنہیں عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے، کمپلیٹلی ریجیکٹڈ پیپل سے اگر یہ گورنمنٹ بنائی گئی تو اس کے پیچھے کوئی حمایت نہیں ہوگی، اور انہیں بھی پتا ہوگا کہ ہم ہر وقت ایک تختہ دار پر کھڑے ہوئے ہیں جو پھٹا کسی وقت بھی ہمارے نیچے سے کھینچا جا سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسی پالیسیز بھی نہیں دے سکیں گے جس سے پاکستان کی صورتحال بہتر ہو۔ دوسری بات ایک اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپریشن رجیم چینج ہوا تھا سائفر آنے کے بعد، اس میں زیادہ مرضی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی تھی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کیا تھا، اور جو بائیڈن اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ نومبر میں 2024 میں وہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اور ان کی حکومت اس وقت ایک انتہائی کمزور حکومت گنی جا رہی ہے، اور امید یہی ہے کہ ان کی یہ حکومت نہیں رہے گی اور یہ الیکشن ہار جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہاں پر الیکشن کیمپین زور پکڑے گی، پاکستان میں حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر جو بائیڈن یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو یہ حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر PDM پارٹ 3 حکومت بنی جس کے سربراہ شہباز شریف ہوا، تو میرے خیال میں یہ حکومت زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ٹائم دیا جائے تو یہ اس سال کے آخر تک چلے گی۔ اس کے بعد اس حکومت نے جانا ہی جانا ہے، جو بائیڈن صدر رہے یا صدر نہ رہے۔ کیوں کہ یہ مسائل جن کا اس وقت ملک شکار ہے اور ابھی ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، جو پیٹرول اور ڈالر کی پرائس اوپر جانے والی ہے، اور اشیاء خورد و نوش جس طرح سے رمضان میں مہنگی ہوتی ہیں، رمضان کی آمد ہے، رمضان سر پہ کھڑا ہے، 1 ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کی غیر مقبولیت PDM پارٹ 1 کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوں گے، فضل الرحمان پروٹیسٹ کے لیے تیار ہے، جماعت اسلامی پروٹیسٹ کے لیے تیار ہے، PTI کی تو بات کرنا ہی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو سب سے بڑے لوزر ہیں اس الیکشن میں، جس طرح سے ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ اگرچہ قومی اسمبلی میں ابھی بھی وہ ایک تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن جس طرح سے ان کی MNA اور MPs توڑے جا رہے ہیں اور جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، تو وہ تو سڑکوں پر ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر الیکشن ٹرائبیونلز اور عدالتوں سے بھی مخالف فیصلے آنے شروع ہوئے تو پھر PTI سڑک پر آنے کی کال دے سکتی ہے۔ آپ نے جو راشد سومرو جو جمعیت علماء اسلام کا ایک سرکردہ رہنما ہے،
आपने कल उसका इंटरव्यू सुना है, उसने कहा जी कि फिर अगर हमें जायज़ तरीके से हमारा हक ना दिया गया तो फिर सारे रास्ते हमारे लिए खुले होंगे और हम कोई भी तरीका इख्तियार करेंगे। किसी ने उस पर कान तक नहीं धरा। वसीम बदामी को इंटरव्यू देते हुए उसने ये बात कही थी। अगर पीटीआई के किसी रहनुमा ने ये बात की होती तो इन पर दूसरे 9 मई का इल्ज़ाम लग जाना था कि ये दूसरा 9 मई करने जा रहे हैं। लेकिन राशिद सोमरू के बयान पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो लेकिन ये सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को आप कम ना समझें, उन्हें सीटें नहीं दी गई, इस बात पे उनको गुस्सा है और वो उनके पास स्ट्रीट पावर है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर सकते हैं। पीटीआई ने भी अगर स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर दिया, जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ गई और वो तमाम छोटी पार्टियां जिनको इसमें से कुछ नहीं मिला, अगर उन्होंने सड़कों पे आने पे फैसला कर लिया। बलोचिस्तान आप देख लें, इस वक्त के 80% शाहराएं इस वक्त भी वहां पे बंद हैं। अगरचे हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि हमने खोल लिए, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं है। लोगों ने धरने देने शुरू कर दिए हैं नौशहरा में और इस तरह की जगहों पर। जो हाल है, जिस तरह से पीटीआई का मैंडेट छीना गया है, हालात खराब हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं और नाज़रीन, याद रखिएगा तुर्की में क्या हुआ था। जब तुर्की की फौज ने तैयब उर्दगान को, जब वो मुल्क से बाहर थे, उसको हटाने की कोशिश की, उसके खिलाफ कू किया। ठीक है कि वो उस वक्त इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, वो मुल्क का सरबराह था और उसके बड़े आईनी इख्तियारात होते हैं, लेकिन बहरहाल फौज तो फौज होती है और तुर्की में भी फौज की सियासत में मुदाखलत हमेशा से रही है। इनके पहले आइन में तो जो तुर्की की फौज का जो सरबराह था कनान एवरन, वो तो प्रेसिडेंट भी रहा है, यानी कि तुर्की की फौज की बाकायदा हुकूमत में हिस्सा होता था। तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब तैयब उर्दगान ने कॉल दी और उसने कहा कि आप टैंकों के सामने खड़े हो जाएं, तो लोग टैंकों के सामने भी खड़े हो गए। को पाकिस्तानी अवाम इतनी गई गुजरी नहीं है कि उनके मैंडेट पर इतनी बुरी तरह से अगर डाका डाला गया तो वो घर बैठे रहेंगे, टेलीविजन देखते रहेंगे या फेसबुक पर पोस्ट करते रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं बारहा ये अर्ज कर चुका हूं कि अगर इस मर्तबा अवाम के मैंडेट को तस्लीम ना किया गया, और वो मैंडेट जिसके लिए उन्होंने हर जुल्म जबर सितम सहा है, लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बेगुनाहों औरतों बच्चों को उठा के जेल में डाला गया, मारा पीटा गया, ब्लैकमेल किया गया, जबरदस्ती पार्टियां छुड़वाई गई हैं, माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, इज्जतों पर हाथ डाले गए हैं, चादरें खींची गई हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हजारों लोगों को, 20-30 हजार लोगों को बेगुनाह जेल में भरा गया है। तो ये तमाम चीजों का सब्र उन्होंने किया उस दिन के लिए कि जब वो अपने वोट के जरिए से जुल्म का बदला लेंगे, और वो उन्होंने लिया। लेकिन अगर अब उस वोट के बदले को भी सबोटैज करने की कोशिश की गई, तो आप मेरी बात याद रखिएगा, ये अवाम सड़कों पर होगी, इनका हाथ होगा और मुक़्तदरा हलकों का गिरेबान होगा, ताकतवरों का गिरेबान होगा। ये लोग वजीर आजम, सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन, सेनेटर, पता नहीं क्या क्या ओहदे रखते हुए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, अपनी गाड़ियों पर झंडे नहीं लगा सकेंगे, जिसके लिए ये सारे काम करते हैं। और कोई बैद नहीं है। ये देखिए, ये सूरत हाल हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए बड़ी हौसला अफजा है। वो तो बगले बजा रहे होंगे, भारत इस पे खुश हो रहा होगा, इसराइल इस पे खुश हो रहा होगा। वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं और नहीं चाहते कि पाकिस्तान बड़े फले फूले, वो इस सूरत हाल में खुश होंगे। लेकिन ये सूरत हाल फिर पेश आके रहेगी, जो दर्जे पेशानी है वही पेशानी है। तो ये हो के रहेगा। खुदारा अभी भी होश के नाखुन लें, वरना इस हुकूमत को अगर बनने दिया गया तो अव्वल ये चलेगी नहीं, और अगर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की और रखने की कोशिश की गई तो हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। इसके जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, अपने कमेंट से मुझे नवाजिए, और अगर मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो वीडियोस लाइक एंड शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।